Hello everyone, myself Mrs. Vinda, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। अभी तक हम लोगों ने जाना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी के बारे में, जिसमें कि हम लोगों ने देखा उनके जन्म के बारे में, उनकी प्रारंभिक शिक्षा, हाई एजुकेशन जो उन्होंने फॉरेन जाकर प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने भारत में वकालत शुरू की, जिसके द्वारा उन्होंने लोगों की सेवा शुरू की है। उन्होंने जो निम्न जाति के लोग हैं, जिनको कि बहुत से जो ज़रूरत के अधिकार थे, उनसे उनको वंचित रहना पड़ता था, उन अधिकारों को इन्होंने दिलाने की कोशिश की। जैसे ये सार्वजनिक तालाब, कुओं से ये निम्न जाति के लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, यह अधिकार उन्होंने दिलवाया। और ऐसा ग्रंथ जिसमें अमानवीय, आपत्तिजनक, पक्षपातपूर्ण तथा निंदनीय बातें भरी पड़ी हैं, इस ग्रंथ को उन्होंने जलाया। इसके आगे साइमन कमीशन 1928-29 में प्रशासनिक सुधारों का अध्ययन करने इंग्लैंड से 7 अंग्रेज सदस्यों का एक आयोग भारत आया। सर साइमन इसके अध्यक्ष थे, अतः इसे साइमन कमीशन कहा गया। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के उत्थान के लिए हमेशा चिंतित रहते व दलितों के अधिकारों की मांग उठाने का कोई भी अवसर हाथ से जाने नहीं देते थे। दलितों की सामाजिक व आर्थिक बदहाली का ब्यौरा कमीशन के सामने रखा। दलितों पर ढाए जा रहे अत्याचारों की घटनाओं के ठोस उदाहरण भी दिए। उन्होंने कमीशन को स्मरण पत्र पेश किया, जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, प्रत्येक वयस्क को वोट डालने का अधिकार, बम्बई विधान परिषद को 180 में से 22 सीटें अछूत वर्ग के लोगों के लिए व साथ ही मंत्रिमंडल में भी अनिवार्य रूप से शामिल किए जाने की मांग को बहुत ही जोरदार ढंग से उठाया। इन मांगों के अतिरिक्त उन्होंने यह मांग भी पेश की कि भारत के आगामी विधान में दलित लोगों के लिए शिक्षा प्राप्ति के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं और अछूतों को अन्य सरकारी नौकरियों के साथ साथ सेना, जल सेना और पुलिस में भी भर्ती किया जाए। गोलमेज अधिवेशन भारत की भावी शासन प्रणाली एवं संविधान के बारे में रूपरेखा तय करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सम्राट ने एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। यह सम्मेलन लंदन में 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार और भारतवासियों के 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। यह एक ऐसा समागम था जिसमें मुख्य विषयों पर अपने विचार प्रकट करने थे और वे नोट किए जाते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी प्रभावशाली आवाज़ से अपने भाषण के शुरू में ही कहा कि वह ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के 5वें भाग का, जो कि इंग्लैंड या फ्रांस की जनसंख्या से भी अधिक है, दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं। इन लोगों की दशा पशुओं से भी गई गुजरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने सिंह गर्जना के साथ कहा, जब हम अपनी वर्तमान स्थिति और ब्रिटिश शासन से पहले की स्थिति की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि हम उन्नति करने की बजाय व्यर्थ समय काट रहे हैं। ब्रिटेन से पहले छुआछूत के कारण हमारी दशा घृणापूर्ण थी तथा क्या ब्रिटिश सरकार ने इसे दूर करने के लिए कुछ किया? ब्रिटेन से पहले हम कुओं से पानी नहीं भर सकते थे। क्या ब्रिटिश सरकार ने हमें पानी भरने का अधिकार प्राप्त करवा दिया? ब्रिटेन से पहले हम मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। क्या अब हम प्रवेश कर सकते हैं? ब्रिटेन से पहले
हमें पुलिस में भर्ती नहीं किया जाता था। क्या अब हमारे लिए पुलिस या सेना में भर्ती के द्वार खुले हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ में नहीं दिया जा सकता। पराकाष्ठाओं के घाव हमारे रिश्ते हमेशा रिश्ते रहते हैं। हालांकि ब्रिटिश शासन को 150 वर्षों से अधिक समय बीत चुका है। ऐसी सरकार का किसी को क्या लाभ? डॉक्टर अंबेडकर ने मांग की कि दलित वर्गों को दूसरे नागरिकों के समान नागरिक अधिकार दिए जाएं। कानून में प्रत्येक प्रकार का भेदभाव व ऊंच नीच पूर्णतः समाप्त किया जाए। दलित वर्गों को विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधि अपने लोगों द्वारा स्वयं चुनने की छूट हो और दलित वर्गों को सरकारी नौकरियों में पूर्ण प्रतिनिधित्व किया जाए और पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाए और कर्मचारियों की भर्ती और नियंत्रण के लिए सार्वजनिक सेवा आयोग स्थापित किया जाए। जिस निर्भयता से डॉक्टर अंबेडकर गरजे, जिस विद्वतापूर्ण ढंग के साथ उन्होंने सरकार की आलोचना की और जिस दर्द भरी आवाज़ में उन्होंने भारत के करोड़ों गरीबों और अत्याचारों की दुर्दशा का वर्णन किया, इससे पूरी कॉन्फ्रेंस पर अमिट प्रभाव पड़ा। कॉन्फ्रेंस में सबसे अधिक प्रसन्न थे महाराजा बड़ौदा, जिन्होंने बाबा साहेब को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी थी। इसी समय महाराजा बड़ौदा ने बाबा साहेब से प्रसन्न होकर उनका ऋण माफ कर दिया। समाचार पत्रों पर भी डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का बहुत प्रभाव पड़ा। द इंडियन डेली मेल ने तो यहाँ तक प्रशंसा की कि समूची कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर का भाषण सर्वोत्तम भाषण था। भाषण का मिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा। समाचार पत्रों और राजनीतिज्ञों ने दलित वर्ग और डॉक्टर अंबेडकर की ओर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस कॉन्फ्रेंस की अवधि के दौरान लंदन में रहते हुए मौके का भरपूर सदुपयोग किया। उन्होंने समाचार पत्रों को लेख भेजे, सभाएं की व प्रमुख ब्रिटिश नेताओं से मिले। बाबा साहेब के कठोर परिश्रम का फल यह निकला कि समस्त विश्व को ज्ञात हुआ कि भारत के अछूतों की दशा वास्तव में बहुत चिंतनीय है। कई अंग्रेज नेताओं का हृदय भी पिघल गया। लॉर्ड शॉकी ने वायदा किया कि दलित वर्गों को भारत के अन्य निवासियों के समान रखा जाएगा। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने जो भाषण दिए वह अपनी मांगे रखी। भारत में उनकी प्रतिक्रिया होने लगी। पुलिस विभाग ने दलित वर्गों के लिए भर्ती खोल दी। अंबेडकर अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली होकर उभरे। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भी भाग लिया। यहाँ इनका दलित प्रेम का मुखौटा बखूबी उतरा। दलितों के पृथक निर्वाचन की डॉक्टर अंबेडकर की मांग का गांधी जी ने खुलकर विरोध किया, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों को मिले इसी अधिकार का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने मुसलमानों को भी दलितों की मांग का विरोध करने के लिए उकसाया। बहुत से संवैधानिक और सांप्रदायिक प्रश्नों के संबंध में जिन पर कॉन्फ्रेंस में बहस हो रही थी, गांधी जी बढ़ चढ़कर खोखली बातें करते रहे, परंतु उनके पास कोई निर्णायक सुझाव या विचार नहीं था। ऊपर से सम्मेलन में उनका अहंकारी और अड़ियल रोक आलोचना का विषय बना। जहाँ तक ज्ञान का प्रश्न है, गांधी जी थोथे सिद्ध हुए। गांधी जी की भूमिका से स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कांग्रेसी भी निराश थे।
5 नवंबर 1931 को सम्राट ने गोलमेज परिषद के सदस्यों के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। इस भोज में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के अछूतों की दशा का ऐसा चित्र खींचा कि बहुतों की आंखों में आंसू आ गए। सम्राट ने डॉक्टर अंबेडकर से प्रभावित होकर उनके परिवार के बारे में पूछा। उन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ और किस प्रकार प्राप्त की तथा इस पड़ाव तक वह किस प्रकार पहुँचे, ऐसे कई प्रश्न पूछे। सम्राट डॉक्टर अंबेडकर के विद्वतापूर्ण प्रवचनों से बहुत प्रभावित हुए। अंबेडकर के साथ का पानी स्वीकार नहीं, अंबेडकर के हाथ का पानी स्वीकार नहीं। गोलमेज कॉन्फ्रेंस की अल्पसंख्यक समस्या कमेटी की बैठक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनाल्ड की अध्यक्षता में हो रही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें मांग की कि अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की जाए। इसका अर्थ था कि मुसलमान, सिख, एंग्लो इंडियन के समान अछूत भी हिंदू नहीं हैं, इसलिए उन्हें अलग से निर्वाचन प्रणाली दी जानी चाहिए। उसी समय भावावेश में आकर मालवीय जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर तो भाई हैं, डॉक्टर अंबेडकर तो मेरा भाई हैं। बाबा साहेब ने तुरंत उठकर कहा कि महामना मालवीय जी ने मुझे अपना भाई कहा है। मैं कमेटी को बताना चाहूँगा कि महामना जी मेरे भाई कैसे हैं। बाबा साहेब ने तुरंत एक गिलास पानी मंगवाया। पानी का गिलास बाबा साहेब ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सभा में रखकर पूछा, क्या महामना मालवीय जी मेरे हाथ का पानी पीने को तैयार हैं? किंतु जो व्यक्ति अपनी पत्नी का बनाया हुआ भोजन नहीं करता, उसे डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिया हुआ पानी पीने की आशा कैसे की जा सकती थी? महामना को सदियों का चिरंतर संस्कार यह करने से रोक रहा था, अतः उन्होंने पानी पीने से इनकार कर दिया। यही वह बाबा साहेब का दिया हुआ पानी पी लिए होते तो हिंदू धर्म में एक क्रांति हो जाती। पूना पैक्ट। गोलमेज कॉन्फ्रेंस की रिपोर्टर पर कम्युनल अवार्ड के रूप में अछूतों को पृथक निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा आरक्षित सीटों का अधिकार दे दिया गया। इस अवार्ड की धारा 9 के अनुसार दलित वर्गों को अपने मतों से अपने ही में से प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। दूसरे शब्दों में, उम्मीदवार भी दलित वर्ग का और मतदाता भी केवल दलित वर्ग के ही। गांधी जी इस समय पूना की यरवदा जेल में थे। कम्युनल अवार्ड की घोषणा होते ही पहले तो उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे बदलवाने का प्रयास किया, परंतु जब उन्होंने देखा कि यह निर्णय बदला नहीं जा रहा तो उन्होंने मरण व्रत रखने की घोषणा कर दी। डॉक्टर अंबेडकर ने बयान जारी किया कि यदि गांधी जी भारत की स्वतंत्रता के लिए मरण व्रत रखते तो वह न्यायोचित थे, परंतु यह एक दुखद आश्चर्य है कि गांधी जी ने केवल अछूतों को ही अपने विरोध के लिए चुना है, जबकि भारतीय ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों को मिले इसी पृथक निर्वाचन के अधिकारों के बारे में गांधी जी ने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने आगे कहा कि महात्मा गांधी जी कोई अमर व्यक्ति नहीं है। भारत में ऐसे अनेकों महात्मा आए और अनेकों चले गए जिनका लक्ष्य छुआछूत को समाप्त करना था, परंतु अछूत अछूत ही रहे। उन्होंने कहा कि गांधी जी के प्राण बचाने के लिए वे अछूतों के हितों की बलि नहीं दे सकते।
गांधी जी के प्राणों पर भारी संकट आन पड़ा। पूरा हिंदू समाज अंबेडकर का दुश्मन हुए जा रहा था। एक ओर अंबेडकर से समझौते की वार्ताएं हो रही थी, तो दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर को धमकियां दी जा रही थीं। अखबार गांधी जी की मृत्यु पर देश में दंगों की भविष्यवाणियां कर रहे थे। एक ओर अकेले अंबेडकर और अनपढ़, अचेतन और असंगठित दलित समाज, जो दूसरी ओर सारा सवर्ण हिंदू समाज है। कस्तूरबा गांधी व देवदास बाबा साहेब के पास आए और प्रार्थना की कि गांधी जी के प्राण बचा लें। अंबेडकर की हालत उस दीपक की भांति थी जो तूफान के सामने अकेला जूझ रहा था कि उसे जलते ही रहना है और उसे उपेक्षित वर्गों को प्रकाश प्रदान कर उन्हें मंजिल तक पहुंचाना है। 24 सितंबर 1932 को सायं 5 बजे यरवदा जेल, पूना में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से मशहूर हुआ। इस समझौते में डॉक्टर अंबेडकर को कम्युनल अवार्ड में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ना पड़ा तथा संयुक्त निर्वाचन, जैसा कि आजकल है, पद्धति को स्वीकार करना पड़ा। परंतु साथ ही कम्युनल अवार्ड में मिली 78 आरक्षित सीटों की बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 148 करवा ली। साथ ही अछूतों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान में पर्याप्त राशि नियत करवाई और सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की भर्ती की सुनिश्चित किया। पूना पैक्ट आरक्षण का जनक बना। इस समझौते पर हस्ताक्षर करके बाबा साहेब ने गांधी जी को जीवन दान दिया। रमाबाई का निधन। बाबा साहेब का पारिवारिक जीवन उत्तरोत्तर दुखपूर्ण होता जा रहा था। उनकी पत्नी बीमार चल रही थीं। उनके 3 पुत्र व 1 पुत्री पहले ही देह त्याग चुके थे। 27 मई 1935 को उन पर शोक और दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा। निर्दयी मृत्यु ने उनसे उनकी पत्नी रमाबाई को छीन लिया। रमाबाई ने घोर निर्धनता में भी बड़े संतोष व धैर्य से घर का निर्वाह किया और प्रत्येक कठिनाई के समय बाबा साहेब का साहस बढ़ाया। उन्होंने सारी उम्र दुख कष्ट झेले और बाबा साहेब को पारिवारिक चिंताओं व झमेलों से दूर रखने की यथासंभव कोशिश की, ताकि बाबा साहेब का ध्यान दलित उत्थान के मार्ग से विचलित न हो। डॉक्टर अंबेडकर को विश्वविख्यात महापुरुष बनाने में उनका पूरा हाथ था। बाबा साहेब भी उनसे अगाध प्रेम करते थे। रमाबाई की मृत्यु से उन्हें बहुत गहरा आघात लगा। उन्होंने अपने बाल मुड़वा लिए और फकीर से दिखने लगे, इसलिए उनके अनुयायी उन्हें बाबा साहेब कहने लगे। इसी समय बम्बई सरकार ने 1 जून 1935 से बाबा साहेब को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया। लॉर्ड ब्रेबॉर्न ने बाबा साहेब को जिला न्यायाधीश की नौकरी पेश की और साथ ही कहा कि उन्हें शीघ्र ही हाई कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया जाएगा। उस समय के नियम के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी राजनीति में भाग नहीं ले सकता था। बाबा साहेब ने घोषणा की कि न्यायाधीश तो क्या, यदि मुझे वायसराय भी बनाए जाए का प्रलोभन दिया जाए तो भी मैं ठुकरा दूंगा। मेरे समक्ष अपनी जनता का भविष्य है, मेरा अपना नहीं।